फंड या कंट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है? सबसे पहले एक होता है जनरल फंड। अब जरा खामोशी प्लीज। जनरल फंड का मतलब नॉर्मल फंड, मतलब उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फिर उसके बाद होता है एक एंडोमेंट फंड। आपको याद होगा कि आई कैप के अंदर भी एक एंडोमेंट फंड नामी चीज होती है। अगर हम एंडोमेंट फंड की बात करें, इस फंड में जो भी पैसा देगा उसने ये साथ कहना है कि भाई इस पैसे को आपने इस्तेमाल नहीं करना। रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। एंडोमेंट फंड में जितना भी पैसा आए उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। तो फिर इसका फायदा क्या है? एंडोमेंट फंड को इन्वेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो इस्तेमाल करने की इजाजत है। तो इसके बारे में अगर आपने लिखना है, इट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। इट इज नॉट यूज्ड फॉर ऑपरेशन या एक्सपेंसेस। इसको आप एनपीओ के एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट्स इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम used for expenses and और बस करो जा यार, सवाल पढ़ो, जो आपस में बोल रहे हैं ना वो लिख लेना, क्योंकि इसके साथ साथ काम खराब ना हो जाएगा। साथ ही याद करना है, इसके बाद साथ ही मैंने क्वेश्चन करवाने हैं इसके। एंड सम पार्ट इज री इन्वेस्टेड। तो एंडोमेंट फंड के बारे में ये इसको जज करना बड़ा आसान होता है। हो सकता है पेपर में वो एक सिनेरियो दे दे आपको और ये पूछे कि बताओ ये कौन सा फंड है। तो एंडोमेंट फंड आसानी से पता चल जाता है कि ये एंडोमेंट फंड है। वजह क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो कभी भी एक्सपेंसेस के लिए आप पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना कोई एसेट खरीद सकते हो इससे। फंड है, इस फंड को जैसे सपोज दैट एक बंदा आई कैप को पैसे देता है और कहता है कि जनाब ये एंडोमेंट फंड है, तो आई कैप क्या करेगा? इसको किसी बैंक में या किसी इदारे में इन्वेस्ट करेगा, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को वो अपने क्लाइंट के लिए या एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और कहते हैं कि सम पार्ट इज री इन्वेस्ट। ये किसके पार्ट की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की। सपोज दैट 1 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला, वो कहता है ठीक है जी 80,000 रुपए आप इस्तेमाल कर लो, 20,000 वापस एंडोमेंट फंड में ऐड कर। ठीक होगी बात। उसके बाद होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड। जनरल फंड जो नॉर्मल हम जिसको कैपिटल बोलते हैं, एंडोमेंट फंड जिसके प्रिंसिपल अमाउंट को इजाजत नहीं होती कि आपने इस्तेमाल करना है, रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड भी 3 टाइप का होता है। एक इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। जनरल फंड, जनरल फंड तो जो रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं होगा, जो एंडोमेंट फंड नहीं होगा, जो किसी टाइप के अंदर नहीं होगा, वो जनरल फंड में। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ फंड का हिस्सा साइड पे करके कहते हैं जनाब इस फंड के साथ ये काम करना है।
यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया जाए और एनपीओ खुद फंड उसके लिए क्रिएट कर दे, एनपीओ इंपोज रिस्ट्रिक्शन। मिसाल के तौर पर वो एक फंड साइड पे कर देते जैसे बिजली का बिल पे किया करना है, कुछ फंड वो अलग कर देते हैं कि यहां से इंप्लॉइज के खाने का बंदोबस्त करना है, यानी वो फंड जो अलग कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई एनपीओ खुद रिस्ट्रिक्शन लगा दे, वो किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन होती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है? जो क्लाइंट पैसे दे रहा है, जो वो फंड दे रहा है आपको, वो क्या डोनेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई सपोज दैट हॉस्पिटल को डोनेशन दे रहा है, वो कहता है जी मरीजों के सुबह के खाने के लिए पैसे, तो अगर वो खाने के पैसे देगा तो वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। या सपोज दैट वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पैसे देता है कि इससे बच्चों के यूनिफॉर्म आपने अरेंज करने, ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। या वो कहता है जनाब इन पैसों से आपने इनके एडमिशन भेजने हैं, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब जो पैसे देने वाला है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि भाई इस फंड से आपने ये वाला काम करना है, स्पेसिफिक एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद एक और फंड होता है फॉर नॉन करंट एसेट्स। अगर वो आपको कोई नॉन करंट एसेट खरीद के दे दे या नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए पैसे दे, नॉन करंट एसेट खरीद के पैसे यानी खरीद के दे दे या फिर नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए पैसे दे दे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बाकियों से अलग। जब भी आपको नॉन करंट एसेट्स के लिए पैसे मिलते हैं, दो टाइप के नॉन करंट एसेट हो सकते हैं, एक नॉन डेप्रिशिएबल और एक डेप्रिशिएबल। अगर तो नॉन डेप्रिशिएबल है तो आपने उसको जनरल फंड में लिख देना है। कहां लिख देना है? अगर वो डेप्रिशिएबल है तो आपने एंट्री पास करनी है पीपीई डेबिट, फंड फॉर नॉन करंट एसेट या पीपीई क्रेडिट। ले आना पीपी के लिए इसको आप लिखोगे नॉन करंट एसेट के अंदर, और इसको आप लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट होती, पीपी को आप किस में लिखोगे? नॉन करंट एसेट के अंदर, और फंड को किस में लिखोगे? इसको आप करोगे डेप्रिशिएट और इसको आप करोगे अमोर्टाइज, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गवर्नमेंट ग्रांट को करते। हाँ जी, दोबारा सुन लें जरा फंड के बारे में। टोटल फंड आपके पास होते हैं तीन चार टाइप के हैं। एक जनरल फंड है। जनरल फंड तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है, एंडोमेंट फंड नहीं है, तो जनरल फंड। एंडोमेंट फंड ऐसे फंड को कहते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट, जिसके पैसे आप उसको जनरल ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी इंटरेस्ट इनकम कुछ री इन्वेस्ट हो जाती है और कुछ जनरल ऑपरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जनाब एनपीओ खुद रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इस फंड को हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन लगा देता है या कोई नॉन करंट एसेट्स के लिए हमें फंड मिल जाता है। पेपर में हो सकता है आपको एमसीक्यूज आए या हो सकता है डायरेक्ट एक पूरा सवाल आ जाए 8 से 10 नंबर का। वो सवाल कुछ इस तरह से देगा आपको
जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। ये पहला सवाल है जो के पेपर में आपको इस तरह का सवाल एमसीक्यूज में आ जाता है, या कहते हैं आपने आइडेंटिफाई क्या करना है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला, a healthcare NPO received 10 million from wealthy individual subject to the condition that this amount shall only be used for acquisition of land for construction of a hospital in a specific village. And main आपने तीन बातें बोलनी है, जर्नल, रिस्ट्रिक्टेड, एंडोमेंट, मेन तीन। हाँ जी, लोगों ने आपको पैसा दिया क्या, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल इन अ स्पेसिफिक विलेज। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन भी दो टाइप की होती है, एक होती है टाइम की रिस्ट्रिक्शन, एक होती है एक्सपेंस की रिस्ट्रिक्शन। वो अभी हमने बाद में जब सवाल करते हैं तो देखना है। दूसरे नंबर पर आज, a healthcare NPO received 25 million contribution from a wealthy individual in a year 2002 या 22 कह लें। The sole purpose of this amount to support the NPO journal operation in 2004 and 5, journal operation in 2004 and 5, restricted है या journal fund है? हाँ जी, देखिए याद रखें, दोबारा सुन लें। रिस्ट्रिक्शन दो टाइप की होती है, एक एक्सपेंस की और एक टाइम। वो टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगा दे चाहे एक्सपेंस की रिस्ट्रिक्शन लगा दे, वो रिस्ट्रिक्टेड फंड ही कहलाएगा या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। वो कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो कंट्रीब्यूशन लिख देना, फंड पूछ रहा है तो फंड लिख देना। तो वो कहते हैं कि उसने 25 मिलियन दिया और कहा जी 22 में 2024 और 25 में ही इस्तेमाल हो सकता है, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड फंड। सी, an educational NPO received a plot of land from Mr. Salman subject to the condition that this land shall only be used for the construction of primary education school to the run by the NPO. The fair value of this plot land is 12 million. फंड कौन सा है, ये कंट्रीब्यूशन कौन सा है, रिस्ट्रिक्टेड। An educational NPO received a plot of land from Mr. Jamal subject to the condition that this land या sale proceed from its disposal shall only be used to achieve general objectives of the NPO. Fair value is 15 million. Restricted है या जर्नल है या एंडोमेंट है? अच्छा, ये सारी बातें पूरी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर पढ़ाऊंगा। अहमद, हो गई बातें पूरी? अच्छा, शारून की कन्वर्सेशन चल रही? हाँ शारून, हो गई? नहीं, अगर इन ट्रांजिट में आए तो पूरी कर लो। मैं ये कोई नाराज होके नहीं कहता, मैं कहता हूँ हो जाता है बंदे से, कर लो बात पूरी। मैं ये तो नहीं चाहता ना कि आपका नुकसान हो। हाँ, जब बात ऐसा होता है, जब जोर से बात आई हो ना, तो आप ना जैसे सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करते हो, बंदा कह देता है भाई नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में रहा करो यार। चले, अच्छा, ये यहां पर से लग रहा है कि कंडीशन है, वो इधर सारे वापस आओ। मेन बात क्या है भला? मेन ये है कि जो उसने पैसे दिए हैं, वो कहता है कि जो उसके जर्नल पर्पस है ना, सॉरी, जो उसकी जर्नल ऑब्जेक्टिव है ना एनपीओ के, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अब जर्नल पर्पस क्या होता है? वो तो सारे, मतलब अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि किसी स्पेसिफिक पर्पस, उनके जर्नल पर्पस के लिए पैसे दिए हैं। मतलब आप जो मर्जी करो, ये पैसे हाँ अपने घर ना ले जाना, या अदर देन जनरल पर्पस काम नहीं करना जो आपके मेन काम है,
अब दो जगह पर जनरल पर्पस का लफ्ज आया, एक रिस्ट्रिक्टेड था, क्यों? टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी, और इसमें ना तो टाइम की रिस्ट्रिक्शन है और ना ही किसी एक्सपेंस की रिस्ट्रिक्शन है। तो ये कौन सा फंड हुआ? जर्नल कंट्रीब्यूशन या जर्नल फंड। लास्ट, एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड ₹50 million फ्रॉम अलुमनी डोनर्स। ये अलुमनी क्या होते हैं? जो पहले से उससे वाबस्ता होते हैं, पुराने, जैसे आप अपने स्कूल के अलुमनी बन गए हो, चश्मो चराग। सब्जेक्ट टू द कंडीशन द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड। अब यहां पर देखना जरा, प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी इन्वेस्टेड एज पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एनपीओ कैन नॉट यूज प्रिंसिपल बैलेंस for fund operation. However, NPO can utilize the investment earning to pay for things such as academic program या building a new school facilities. ये कौन सा है? एंडोमेंट। चलिए एक छोटा सा सवाल इसका और है, उसको भी देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। आप भी ना नीचे हाथ रख ले, नीचे आपका जवाब पे चला गया होगी नजरें। इतने तो आप शरीफ हैं नहीं, खुद ही चले गए। चलिए देखते हैं, पढ़ के देख लेते हैं ना, किसी को तो आप पता चलना है। चलो यहां से पढ़ लें, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूं। और अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट, वैसे ऐसा होता नहीं है कि प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट set up a fund of financial support of deserving student. For the purpose, ₹100 million have been allocated that will be invested, and 80% of the investment income shall be used for the student support, and 20% investment income shall be added to the fund investment. कौन सा फंड हुआ? एंडोमेंट फंड। मतलब इन्होंने बनाया भी सही तो फिर भी हराम ही खिला रहे हैं, वो इंटरेस्ट इनकम से पैसे दे रहे हैं। हेल्थ केयर एनपीओ हैज रेज्ड मनी थ्रू स्पेशल मार्केटिंग ड्राइव in which overseas contributor deposited $100 each in its Save Life Fund account. The contribution shall be used for NPO routine operations, which focus on providing life-saving drugs to patients who cannot afford the। अच्छा, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ये मेडिसिन को कहते हैं। ये ना कहे कि कोई ऐसी एनपीओ है जो ड्रग्स प्रोवाइड करती है और उन पेशेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, educational NPO has set up a fund for development of new school nearby a rural area. The fundraising drive has been successful as many people have contributed for the cause. The fundraising clearly stated that funds so raised shall be only used for the construction and operation of the school at the specific location. ठीक होगी बात? ये तो हमें पहले तो ये पता चल जाना चाहिए, कंट्रीब्यूशन हो या फंड हो, जर्नल है, रिस्ट्रिक्टेड है या फिर। अब हम जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन पे सिर्फ, क्योंकि फंड तो जाता है नॉन करंट ऐसे उसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। recognition of contribution. अच्छा, ये सवाल के अंदर आपको बताया होगा तो आपने उसको ना अपनी अपनी जगह पे लिखना होगा। विदाउट कंडीशन है ये लफ्ज, विदाउट कंडीशन
या जनरल कंट्रीब्यूशन हो तो उसको कहां लिखना है? इनकम में। कहां लिखना है? ये जो चीज डायरेक्ट इनकम में लिखी जाएगी ना, इसका मतलब क्या होगा? जनरल फंड में ऐड कर रहे हो, सरप्लस आएगा, सरप्लस जाकर कहां ऐड हो जाएगा? जनरल फंड के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी चीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल फंड में, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंडिचर में नेट होगा और नेट होके जनरल फंड में जाकर ऐड हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिला है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, कंट्रीब्यूशन फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर इनकम में लिखा जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम के नाम से। तीसरे नंबर पर कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए कंट्रीब्यूशन मिल गया, आप इसको रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेकर जाओगे। टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगी ना, फिर जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा वो इनकम बनता जाएगा और फंड में से माइनस होता जाएगा। आपको कंट्रीब्यूशन मिला है फॉर नॉन करंट एसेट्स, आपको कंट्रीब्यूशन मिला है फॉर, अगर तो है नॉन डेप्रिशिएबल तो सीधा सीधा जनरल फंड में ऐड कर दो या इनकम में लिख, और अगर है डेप्रिशिएबल तो पीपीई डेबिट फंड क्रेडिट, और वो जो फंड है वो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। नॉन करंट एसेट्स का फंड किस में जाता होता है? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ये बात याद रखनी है। बाकी फंड फंड की हेडिंग में जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स का फंड नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है। तो इसमें हमने लिखना है पीपीई में जाएगा एक, और दूसरा जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के। इसके अलावा एंडोमेंट फंड, added in endowment fund, interest income, treated as income only general purpose or reinvested interest income added in endowment fund। एंडोमेंट फंड का अगर आपको पैसा मिला है
तो वो सारे का सारा किस में ऐड होगा जाकर? एंडोमेंट फंड के। उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसके दो हिस्से होते हैं मोस्टली, कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ हिस्सा इजाजत होती है उसको जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने। जो तो री इन्वेस्ट करना है वो किधर चला जाएगा? एंडोमेंट फंड के अंदर। और बाकी का हिस्सा क्या करोगे? वो इनकम में जाकर लिख दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ठीक होगी बात? चलिए जी एक छोटा सा सवाल करते हैं आज। ये जो आपने छोटे छोटे सवाल कल करके आने वो तो साथ साथ लिखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 to 9 ये आपने खुद से करनी है, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 to 9। चलें जी, अपनी बुक से निकालना तो बुक से निकाल लें। एग्जाम्पल नंबर 21। चलें और बस कर दो अब। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सीधे हो जाओ काकी। आपने 31 मार्च 2016 के लिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। आपके पास 31 मार्च 2015 के कुछ बैलेंसेस गिवन, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग। अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें ताकि मैंने सारा काम आपसे करवाना है। आपके पास लैंड, बिल्डिंग, उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिक्सचर एंड फिटिंग उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये सारा डाटा कब का गिवन है? 31 मार्च 2015। ब्रोडन आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इंक्लूडिंग ₹50,000 इररिकवरेबल, मेंबर्स हैड एमिग्रेटेड। तो ये जो 15,000 है, आपको पता है एमिग्रेशन के केस में क्या होता है? प्रोविजन होती थी या बैड डेट्स होता था? बैड डेट्स है।
ये हमने पिछले साल का डाटा बताया हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने हमें बता दिया, बिल्डिंग का 5%, फिक्सचर एंड फिटिंग का 10% और फर्नीचर का 20%। एक्रूड एक्सपेंसेस, इंपॉर्टेंट बात लिख लें। अच्छा, ये जिसको बातें ज्यादा आ रही है ना, वो बाहर जाकर पहले बातें कर रहा है, फिर क्लास में वापस आ रहा है। लेकिन आप मुझे कोई बातें करता नजर ना आए, फिर ना कहना आपकी बेइज्जती खराब होगी, ठीक है? और ये लास्ट वार्निंग है, दूसरी दफा मैंने नहीं कहना, फिर ना कहना कि सर ने इंसल्ट कर दी। इंसल्ट अगर जिसको अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना, वो खुद ही उस चीज का एहसास करता है। मैं बार बार कहता अच्छा लगता हूँ आप लोगों को, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, मैं सवाल करवा रहा हूँ, आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, फिर बाद में जब मैं आपको कहूँगा सवाल करो, फिर दोबारा सवाल पढ़ने पे टाइम जाया करो। इसमें उसने एक्रूड एक्सपेंसेस का ब्रॉड ऑन भी दिया हुआ है और कैरिड ऑन भी दिया हुआ है। ये चीजें आपको पेपर में बड़ी हेल्प करेंगी अगर आपको इनके बारे में पता है। जिस इनकम या एक्सपेंसेस का ब्रॉड ऑन या कैरिड ऑन गिवन होगा ना, उसका लेजर बनाकर एक्सपेंस फाइंड किया करना। दोबारा, जिस इनकम या एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन या कैरिड ऑन गिवन होगा, क्या करेंगे? उसका लेजर बनाएंगे, उसके लेजर से जो अमाउंट आएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है वो एज इट इज जाकर लिख देंगे। अच्छा, ये मिलेगा हमें कहां से? आप देखिए, अगर यहां पर ये आपके पास एक बुक गिवन है और इसका नाम क्या है? रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट कौन सी बुक होती है भला? कैश बुक। अब यहां पर अगर देखिए हीट एंड लाइट लिखा हुआ है 115,000, क्या ये पेड है या एक्सपेंस है? किस में लिखा हुआ है? पेमेंट्स में। इतने पे किए हैं, और यहां पर हीट एंड लाइट का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। इसका मतलब है हीट एंड लाइट के एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखना। अगर आप ऊपर जाकर देखो, आपकी बुक आपके सामने है ना, जाकर पेमेंट साइड पे देखो जरा, पेमेंट साइड पर हीट एंड लाइट 115 लिखा होगा। अगर हीट एंड लाइट का ओपनिंग क्लोजिंग ना होता, फिर 115 ही एक्सपेंस में लिख देते। अब एक और लिखा हुआ है वेजेस, वेजेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, वेजेस का भी लेजर बनेगा। टेलीफोन, उसका भी लेजर बनेगा। तो जिस इनकम और एक्सपेंस के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होंगे उसके बना लेना लेजर्स, और जिसके नहीं गिवन होंगे उसको जितना फिर पेड है उतना ही एक्सपेंस है। अब ये थोड़ा सा कैश फ्लो से उल्टा होगा। कैश फ्लो में हम ज्यादातर क्या फाइंड करते थे भला? कैश पेड या कैश रिसीव्ड। इसमें हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंस या इनकम। मतलब उसके लिए हम फाइंड किया करते थे कैश, एसटोपीएल गिवन होता था। अब हमें कैश गिवन होगा, एसटोपीएल की जगह हम क्या फाइंड किया करेंगे? इनकम और एक्सपेंस। फिर आ जाए, इस सवाल को थोड़ा सा रीड करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉड ऑन सब्सक्रिप्शन 2930। ये क्या क्या सब्सक्रिप्शन है? रिसीव्ड फॉर द ईयर। ये बेसिकली क्या चीज है भला जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैश आता है? एग्जांपल नंबर 21 है, पेज नंबर बनता है 561, पेज 561। अब ये चीजों का अगर आपको पेपर में पता चल जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और अगर चीजें वहां पर आप मैच कर करके कोशिश कर करके लिखोगे, फिर आई कैप के तो रिमार्क्स का पता ही है, 8%। जी वो कहता है जी एनपीओ का सवाल, बल्कि मैं आपको अगर दिखा देता हूं,
लास्ट टाइम पेपर में ये एनपीओ का सवाल क्वेश्चन नंबर 8 था और 13% बच्चे इसमें से पासिंग मार्क्स ले सके। और मैं कहता हूं कि सिर्फ अगर ये करके भी बंदा आ जाए ना, कुछ भी ना आता हो, सिर्फ कंप्लीट हो जाए तो पासिंग मार्क्स तो आ सकते हैं। फिर कंप्लीट क्यों नहीं होता? वो इस वजह से क्योंकि वहां पर जाकर बंदे को ढूंढनी पड़ती है चीजें, पता नहीं होता कौन सी चीज किस जगह पर पड़ी होती है। अगर आपको आइडिया हो जाए पहले से, इतनी एक प्रैक्टिस हो कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि जिस इनकम एक्सपेंडिचर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है लेजर बना लो, आप वन लाइन वर्किंग भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ये नहीं करना ब्रॉड ऑन अ प्लस फॉर द ईयर, वो तो हमें कैश चाहिए। अब कैश थोड़ा उल्टा होता है, कैरिड ऑन से शुरू करते हैं, कैरिड ऑन प्लस कैश माइनस ब्रॉड ऑन, तो आपके पास एक्सपेंस आता है। अब ये देखें लास्ट अटेम्प्ट में टोटल 30% रिजल्ट है, जिसमें सबसे वर्स्ट रिजल्ट एनपीओ का है। अब एनपीओ मुश्किल सवाल नहीं होता, एनपीओ में पहली बात तो लोग पहुंचते नहीं, और जब अगर पहुंच जाए तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से उनसे सवाल ही नहीं पूरा होता, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं इसके। मतलब एक फॉर्मेट तो याद कर लो, फॉर्मेट में जो चीजें आपको पता चलती जाए वो लिखते जाओ, जो नहीं पता चलती पास फिर भी बंदा हो गया, फिर भी 13% बच्चे पास हुए, और हो सकता है 13% बच्चों में रिपीटर हूं सारे। ये जो 30% रिजल्ट है ना, ये फ्रेश अटेम्प्ट वालों का नहीं होता, ये टोटल होता है। अब अगर इस 8वें सवाल में आई कैप क्या कह रहा है इसके बारे में, एग्जामिनी अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन टुवर्ड द एंड ऑफ द पेपर। पहला मसला कि आखिरी सवाल वो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, often with limited effort resulting in incomplete या poorly structured answer। यानी इसका वो जान छुड़ा रहे होते हैं ना, आप 5 मिनट रहते हो वो पूरा एनपीओ का सवाल पढ़ा, तो फिर ऐसी हालत में होगा। इनकम रिलेटेड टू द रिस्ट्रिक्टेड फंड वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड की इनकम इनकम में नहीं लिखते होते, वो रिस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड होती है। जो जनरल फंड की इनकम है ना, वो इनकम में जाती है। फिर वो कहता है पोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द मेडिकल इक्विपमेंट वाज नॉट टेकन इनटू इनकम। कंट्री आपको पता है ना, कोई इक्विपमेंट आएगा तो उसका 1 साल इनकम में भी जाती है अमाउंट, कहता है वो नहीं लिखी। एग्जामिनी डिड नॉट प्रॉपर्ली एडजस्ट फॉर द फार्मेसी इन्वेंटरी यूजिंग द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ, जो एनपीओ की इन्वेंट्री होती है ना, वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं होती, बल्कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। एनपीओ की इन्वेंट्री, अगर एनपीओ फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं या कम पैसों में दे रहे हैं, तो उसकी जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं होता, उसकी इन्वेंट्री किस पे मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट। ये हमने पढ़ना है, वैसे ये भी गलती की बच्चों ने। एग्जामिनी could not identify the interest on the loan needs to be accrued। कहता वो जो आपको याद होगा, ये पीआरसी में भी हम करते हैं, लोन का इंटरेस्ट नीचे एडजस्टमेंट में नहीं बताया होता, ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही वो लिख देता 10% 12%, तो हम वो इंटरेस्ट फाइंड करके ना फिर कंपेयर करते थे। ये कहता वो भी उन्होंने नहीं लिखा। पहली बात 13% बच्चे ने पास हुआ, और उसके ये वजूहात हैं कि क्यों ऐसा हुआ। अब यहां पर आए, अगर आपको इन चीजों का क्लियरली पता चलता जाए ना, तो आप 10 से 15 मिनट में सवाल हल कर पाओ। ये सब्सक्रिप्शन रिसीट है, इसका मतलब कैश डेबिट हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। फंक्शन फॉर फंड रेजिंग, अब फंड रेजिंग या वो फंड एक्टिविटी से जो आपने फंक्शन किया, उसके लिए जो पैसे आपको मिले, इनकम। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड का मतलब क्या है? ये सारा गेन होगा या इसमें से बुक वैल्यू माइनस करेंगे? 16 लाख की लैंड बिकी है, अब इसमें से बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो गेन या डिस्पोजल, गेन या लॉस पता चल जाएगा। बैंक इंटरेस्ट 60, बिक्वेस्ट या लेगेसी। बिक्वेस्ट कहते हैं ये जो मिसाल के तौर पर आपने अभी हर जायज नाजायज तरीके से पैसा कमाते रहे और बाद में मरते वक्त कह दिया कि ये पैसे सारे किसी ट्रस्ट में दे देना, औलाद भी नालायक निकली सारी आपकी तरह, तो फिर क्या करोगे? वो सारे पैसे वो लोग अक्सर ये दे देते हैं, या जिसकी औलाद नहीं होती मोस्टली, वो किसी ट्रस्ट के नाम पर कर देते। अच्छा, इसके बारे में अगर कुछ ना बताया हो तो इनकम में लिख दिया जाता है, और अगर कुछ बता दिया जाए तो उसको फॉलो कर लिया जाए। बिक्वेस्ट या लेगेसी, सन्ड्री इनकम। फंड रेजिंग,
फंक्शन फॉर फंड रेजिंग। अच्छा अब इसके बारे में सुन रहे हो ना सारे? ये दो बातें इकट्ठी आ गई। इसके लिखने के दो तरीके होते हैं, नेट करके लिख दो या जो पैसे आए इनकम में लिख दो, जो खर्च हुए एक्सपेंस में लिख दो। एक जैसे इनकम और एक्सपेंस आ जाएं, या तो नेट करके लिख लो, या दूसरा तरीका कार क्या है, जो पैसे आए इनकम, जो खर्च हुए एक्सपेंडिचर। रिपेयर सीधा सीधा एक्सपेंस, टेलीफोन लेजर बनेगा। एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस ये किस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा या नॉन करंट एसेट में जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस नॉन करंट एसेट में जाएगा। फर्नीचर नॉन करंट एसेट में जाएगा। हीट एंड लाइट इसका लेजर बनेगा। सैलरी एंड वेजेस इसका भी लेजर बनेगा, क्योंकि तीन लेजर वाली बातें बताई हुई है, हीट एंड लाइट, वेजेस और फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और बैलेंस 2402 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 65,000 which had been in arrears at December 31st March 2000। तो वैसे भी वो कैश के अंदर इंक्लूड हो या ना हो, हम कैश के अंदर लिखते होते हैं, ये ऐसे परेशान करने के लिए लिखा हुआ है। एंड 35,000 which had been paid for the year commencing 1st April 2016। ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वो कहता है कि जो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है ना इस साल, उसमें 65,000 तो पिछली रिसीव की है और 35,000 एडवांस रिसीव की। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाएंगे और ये फाइंड करेंगे कि हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी बनती है। तो बनाते हैं सब्सक्रिप्शन का लेजर। डमी लेजर बनाए, पहले अमाउंट ना लिखें और फिर जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी वो इसमें पुट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नंबर 1, यहां पर ब्रॉडो लिखते हैं कौन से वाला, एक्रूड। पेपर में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। कैरिड ऑन, एक्रूड, ब्रॉड ऑन एडवांस और कैरिड ऑन एडवांस। इस साल जितना कैश लिया, अगर कोई बैड डेट्स हैं तो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने अगर है तो मुझे बताएं, पिछले साल की स्टेटमेंट में जाएं बैलेंस शीट के अंदर, वहां पर देखिए कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस या एक्रूड है। ये है पिछले साल की बैलेंस शीट, एक्रूड भी है एडवांस भी है। इसके अंदर जो कुछ भी है साथ आएगा ब्रॉड ऑन के अंदर। ये नहीं कि बैड डेट्स माइनस करके लिख देंगे, बैड डेट्स तो अपने नाम से आएंगे, बैड डेट्स तो इस साल हुए हैं। ब्रॉड ऑन के अंदर 80 और 30, इस साल जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो कितनी है, इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो कितनी है। क्वेश्चन पे जाएं जरा, आपको ये मिलेगी 2930। ये किस नाम से आएगी, कैश के नाम से। और इसके अंदर आपने ये देखना है कोई एडवांस तो नहीं है। और नीचे उसने बताया हुआ है कि 35,000 इसमें एडवांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम देखेंगे, आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नजर भी आएंगी। कितनी अमाउंट हो गई, 2930। बैड डेट्स भी हैं, कितने भला, बैलेंस शीट के अंदर उसने लिखा हुआ है ना कि 15,000 शामिल हैं, जो कि बंदा बाहर चला गया है सबको बोरिया बिस्तर समेत, तो हमने उसको भी बैड डेट्स कर देना है। अब 35 आपके पास एडवांस भी है। अब एक बात गौर से सुनना, आपके काम आएगी। आपके पास पैसे कितने लेने वाले थे पहले, 80, 15 आपने बैड डेट्स कर दिए, 65 आपको मिल गए, ऐसा है। इस 80 में से 15 आपने बैड डेट्स कर दिए, 65 आपको मिल गए। आपको कि ये हमें कैसे पता चलेगा जी मिल गया, ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
include 65,000 which had been arrears in 31st March 2015. Got it? इसके बाद इस 80 में से कुछ बचता है? 65 मिल गए, 15 आपने राइट ऑफ कर दिए, इसका मतलब है कोई अक्रूड प्रॉब्लम कब आती है ना, वो अक्रूड देता है। और अगर वो ये कह देता 10 के बैड डेट्स हैं तो 5 स्टिल रिसीवेबल होता। अगर आपको रिसीवेबल के बारे में कभी ना बताया जाए तो इस ओपनिंग के बारे में थोड़ा सा गौर फिक्र कर लेना। अभी तो उसने अक्रूड के बारे में कुछ नहीं बताया पूरे सवाल के, तो हमारा सब्सक्रिप्शन का लेजर बन गया। इसको क्लोज करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। करो जरा 30 प्लस 2930 प्लस 15 माइनस 35 माइनस 80 कितना 2860। ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ, ओके होगी बात। उसके बाद हमारे पास फंड रेजिंग वाली इनकम डायरेक्ट आ जाएगी, ये इनकम फाइंड होगी, ये फाइंड होगी। सेल ऑफ लैंड से इनकम देखते हैं, इनकम है या लॉस है। क्या करें, कहीं लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है? हाँ, लैंड सोल्ड जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख है, बेची कितने की? 16 लाख की, मतलब 500 वाली चीज 1600 में बेच दी। गेन है लॉस? गेन। तो यहां पर हमारे पास आ गया गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक होगी बात। बैंक इंटरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, बैंक लोन की वो भी कह रहा था कि किसी ने कुछ नहीं किया, तो देख लो बैंक इंटरेस्ट कहीं गिवन है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हो बैंक इंटरेस्ट के बारे में? ऊपर है, ये तो डायरेक्ट अमाउंट गिवन है ना, तो बस ठीक है, इनकम है हमारी। बीक्वेस्ट के बारे में वो कह रहा है देयर इज नो कंडीशन अटैच टू द बीक्वेस्ट, सारी इनकम, और सुंदरी इनकम तो इनकम हुई। आप करो जरा इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा बन गया समझो। अब करने इनकम सारी लिख ले, एक्सपेंस कैसे माइनस करेंगे भला? जिसके लेजर्स हैं वो लेजर बना लो, दूसरों को डायरेक्ट लिख दो। तीसरे नंबर पर डेप्रिसिएशन फाइंड करके लिख देंगे, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। नाम क्या है? गिल्टन गल्फ क्लब, गिल्टन गल्फ क्लब। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये कलर रेड ठीक है, ये ब्लैक। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, rupees and 1000 इनकम। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग रेफरेंस जरूर देना है। कितनी इनकम फाइंड की थी आपने? 2860। उसके बाद इनकम है हमारी फंक्शन। अच्छा, इसको नेट करके लिखना है या अलग अलग? फिर नेट करके लिखना है तो दोबारा उसके जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस में नहीं लिखते थे। नेट करके लिखना है तो फिर दोबारा एक्सपेंस में नहीं लिखना। तो फंक्शन फंड रेजिंग का 367 माइनस 305, फिर 367 लिख देंगे और 305 लिख देंगे एक्सपेंडिचर के अंदर। फंड के बाद कितना पैसा आपको मिला? सेल ऑफ लैंड, गेन और डिस्पोजल। $1100। बैंक इंटरेस्ट 30 है या 60? उसके बाद रिक्वेस्ट और ये एज इट इज आ देंगे। $255 है और सेंट्री इनकम कितना? 46। ये आपके पास इनकम।
उनके भी लेजर बनते हैं अगर किसी इनकम के भी बताए तो। ये सब्सक्रिप्शन का बनाया तो है, इसे तो बनाया कि उसके ब्रॉड ऑन और कैड ऑन से कोई। अच्छा इसमें ना आपको मैं सजेशन दूंगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसके नीचे कुछ ना करें, 2 से 3 लाइनें छोड़ के एक्सपेंडिचर लिखना शुरू कर दें। एक्सपेंडिचर पढ़ते पढ़ते कभी इनकम दरमियान में सामने आ जाती तो फिर वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अभी इसकी इनकम टोटल नहीं करनी, पेपर में भी आपने यही अप्रोच लेकर जाए। एक्सपेंडिचर्स, ये लफ्ज एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ जी, क्रेडिट साइड पर जाएंगे, ये लिख चुके हैं। रिपेयर का लेजर बनाना है या डायरेक्ट? डायरेक्ट रिपेयर 146 टेलीफोन का लेजर है। अच्छा लेजर बना लो तो मैं बनवाना सिखा देता हूं या डायरेक्ट लिखने का भी तरीका बता देता हूं। एक्रूड है, ब्रॉड ऑन कितना है 14, कैरिड ऑन, और ऊपर वाला कैश वाला है या एसओपीएल वाला है? कैश पेड है ना ये 67, तो कैश पेड है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। 47 है, क्लोज करेंगे तो कहीं एसओपीएल लिखना देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आ गया। आप पेपर में अगर आप कहते हो कि सर हमें वैसा ही तरीका आना चाहिए जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा, कैरिड ऑन प्लस कैश माइनस ब्रॉड। उसमें क्या होता था, ब्रॉड ऑन प्लस फॉर द ईयर माइनस ट्रैकर। हाँ, लेकिन ये है कि वो यहाँ पर वो डायरेक्ट फॉर द ईयर दे दे तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ऐसे कर लेते हैं ना, कितनी अमाउंट आ गई, टेलीफोन 60, ये आप देख लेना। उसके बाद ये तो चला जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर। फर्नीचर भी हमारा नॉन करंट एसेट है। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट कैरिड ऑन कितना है 32, 40 प्लस कैश कितना है, कैश फॉर द ईयर नहीं 115 माइनस 30 123। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, इसका भी कैरिड ऑन कितना है। अच्छा मिक्स ना कर देना कहीं, जिनके सर में दर्द होती है ना वो बाद में सर दर्द बन जाता है सवाल, उसके लिए कैरिड ऑन कितना है 14 प्लस पेड कितना है 2066, ब्रॉड ऑन कितना है 206। वैसे तो ये हमें डायरेक्ट भी पता चल जाता है, वो जो ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन का डिफरेंस होता है ना वही एडजस्ट करते होते हैं। और ये पीएलसी में तो सवाल आता था प्रॉपर कि ब्रॉड ऑन अगर बढ़ गया तो बताओ पेड ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। सैलरीज एंड वेजेस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 104, 10। जो एक्सपेंसेस भूल जाते हैं वो मोस्टली वही भूलते हैं जो इसके अंदर नहीं होते। बैड डेट्स 15, डेप्रिसिएशन, हाँ जी डेप्रिसिएशन बता दे कोई, लैंड के ऊपर तो होती नहीं है। फर्नीचर एंड फिटिंग का रेट है 10%, फिक्सर एंड फिटिंग का, बिल्डिंग का है 5% और फर्नीचर का है 20%। तो इसने किसी जगह ये नहीं बताया कि जो फर्नीचर हमारा या जो वो है वो किस डेट को हुआ है, तो हम समझेंगे साल के शुरू में हुआ है। बिल्डिंग कितनी है -860, स्ट्रेट लाइन मेथड है या WDV है। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, चलो ओरिजिनल कॉस्ट पे कर लेते, ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ जी बिल्डिंग के ऊपर 5% लें, उसने कहीं बताया नहीं है इसलिए हम कह लें 3200 मल्टीप्लाइड बाय
और 600 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। ढूंढें वो जो एक्सटेंशन की है, ये तो ब्रॉड ऑन है, जो फॉर द ईयर एक्सटेंशन की है वो एडिशन में नहीं आएगी। नहीं समझ लगी? नींद आ रही है? पक्का? देखें 3200 का 5% कितना आया? 160। और जो आपने एक्सटेंशन की बिल्डिंग के अंदर 30, टोटल कितनी आ गई डेप्रिसिएशन हमारी इसकी? 190। बिल्डिंग होगी 190। अब आए जरा फिक्सचर एंड फिटिंग 470, इसका 10% ले लेते हैं, ये कितना आ गया? 47। फिर है फर्नीचर 380 का 20%, और एक और भी फर्नीचर है फॉर द ईयर भी एडिशन हुआ है, मिला 135 मल्टीप्लाइड बाय 20%। ऊपर वाले का कितना आ रहा है? 76 और 20 टोटल 103। ये हमारे पास सारी डेप्रिसिएशन आ गई। दोबारा सुने, बिल्डिंग जो पड़ी थी उसकी डेप्रिसिएशन ली, प्लस जो इस एक्सटेंशन करवाई उसकी डेप्रिसिएशन ली, फिर 470 फिक्सचर की डेप्रिसिएशन एज इट इज ले ली, और फर्नीचर भी हमारे पास जो इस साल है वो भी, और हमें कैश बुक से पता चला कि भाई फर्नीचर हमने खरीदा भी है। इसको एक्सपेंस में तो नहीं लिखा था ना, वो हमारे पास ब्रॉड ऑन थे, कैरिड ऑन नहीं थे। अगर वो कैरिड ऑन होते तो एडिशन उसके अंदर ऐड होता, अगर वो कैरिड ऑन होते तो ये एडिशन उसके अंदर ऐड होता। हाँ जी, तीनों डेप्रिसिएशन प्लस करके बता दें। 340 सारी। और कोई एक्सपेंसेस अगर आपकी इधर किधर नजर आ रहा है, कोई खर्चा नहीं है, तो चलो जी फिर एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। इनकम भी कोई नई नहीं मिली, तो इनकम का भी टोटल कर 43। इनकम का टोटल करके उसके नीचे कोई लाइन लगाने की जरूरत। एक्सपेंसेस का टोटल करना है 2859, इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस करना है। हमारे पास आ जाएगा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है? कितना? 15। ये हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट है। समझ लगी? अब बनाते हैं SOFP। ये हमारे एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट है और ये हमारे इनकम की लिस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट 31 मार्च 2016। अगर कोई ये कहेगा ना कि इसके ऊपर हमने काम दिन लगाए हैं, तो नहीं, हम महीना पहले लगा चुके हैं इसके ऊपर, PRC के अंदर, फाइनल अकाउंट के अंदर सारा यही था। अभी ये एडजस्टमेंट आनी है तो वही एडजस्टमेंट होनी है, तो ये वही चीजें हैं। अभी हमने लिखना है क्या? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसी तरह करंट नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट्स, फिर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आया होगा नॉन करंट एसेट्स। हाँ जी, सबसे पहले अच्छा ना, हमने ना डायरेक्ट इसमें छोटे छोटे सवाल नहीं करने, ये तो पहला सवाल था इसलिए मैंने बेसिक सा सवाल सेलेक्ट किया। कल से ये बब्बर शेर क्वेश्चन आने, ठीक है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे सवाल करने से हमने टाइम नहीं जाया करना, क्योंकि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लिया है, PRC 4 आपका पास है, जैसे भी है हो तो गया जी। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आ जाओ लैंड पे ऊपर। लैंड कितनी है आपके पास? लैंड ढूंढो कितनी है? 4000 में से 500 निकाल दें।
4,000 में से जितना डिस्पोजल किया वो माइनस कर दिया। बिल्डिंग 3200 प्लस करेंगे इस साल वाला एक्सटेंशन प्लस कर दी माइनस इस साल वाली डेप्रिसिएशन भी और एक्यूमुलेटेड भी, दोनों को प्लस करके माइनस कर दें, अलग अलग माइनस कर दें। आखिर एक्यूमुलेटेड कितनी है? 860 माइनस इस साल कितनी आई थी? 190। ये हमारे पास बिल्डिंग का बैलेंस आ जाएगा कितना? 27। बिल्डिंग के बाद क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग। कितनी अमाउंट है उसकी? 470 माइनस पिछली एक्यूमुलेटेड रखने कितनी है? ये वाली 47 है। फर्नीचर 380 है प्लस 135 है माइनस पिछली डेप्शन कितनी है? 164 और इस साल उस पर कितनी है? 103। और कोई नॉन करंट एसेट आपको नजर आए? कोई नॉन करंट एसेट नहीं है तो कितने आ गए टोटल नॉन करंट एसेट? 3500 प्लस 250 प्लस 68 करंट एसेट्स। सबसे पहले कोई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है? हाँ जी, ये जो आपका जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट भूल जाते हैं वो इस बैलेंस के बारे में भूल जाते हैं। 2402 हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैरिड ऑन है ना, ब्रॉड ऑन है, सारी रिसीट्स प्लस कर दी, पेमेंट्स माइनस कर दी, जो हमारे पास नेट बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है इसका मतलब ये एसेट है। तो एक तो हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस, कितनी अमाउंट है? 24। इसके अलावा और कोई करंट एसेट इसमें वैसे होते क्या है वो मैं बता देता हूं। एक होता है एक्रूड सब्सक्रिप्शन, वो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, एक्रूड सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। और कोई करंट एसेट तो बताएं, कोई करंट एसेट हमारे पास इसके अलावा है? नहीं है कोई तो खत्म। टोटल एसेट्स 924 किलो। अब क्या लिखेंगे? फंड एंड लायबिलिटी। सबसे पहले लिखेंगे फंड। अच्छा, अगर फंड है ना एक से ज्यादा वो सारे लिखेंगे। एंडोमेंट फंड अगर अलग से है तो एंडोमेंट फंड अलग से लिखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड फंड अलग से लिखेंगे, यानी जर्नल फंड अलग से लिखेंगे। दोबारा सुनिए, अगर क्वेश्चन के अंदर जर्नल फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, एंडोमेंट फंड तीनों फंड बताए हुए हैं, तीनों लिखेंगे अलग अलग करके। और अगर कुछ नहीं बताया तो आप पहले जर्नल फंड की जगह छोड़े खाली, फिर आप लिखें, क्योंकि जनरल फंड तो कोई भी नहीं बताया आपको। ऐड करें सरप्लस। सरप्लस कितना आया था? 1524। उसके बाद कोई नॉन करंट लायबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर? कोई नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी? 30। एक्रूड है ये तीन, ये एज इट इज उठा कर लिख दें। एक्रूड एक्सपेंसेस आप चाहे अलग अलग करके लिख दें या सबको प्लस करके लिख दें 60।
इसका टोटल कितना आ गया? 9241। टोटल फंड एंड 9241 में 64 निकाल दो, 35 निकाल दो और 1524 निकाल दो, तो वो आपके पास फंड आ जाएगा। और ये वो मेथड है जिसमें आपकी हमेशा बैलेंस शीट टैली हो। 9241 में क्या माइनस करना है? 64, 35 और 1524। अगर कोई चीज माइनस हो रही तो प्लस कर देना। सॉरी, क्या कह रहे हो? एडवांस 30 है, 35 है, वो पिछले साल का 30 है। कितनी अमाउंट आ गई? 76, और इन दोनों को प्लस करके बता दें। 7618 प्लस 1524, ये आपके पास। अच्छा, ये ओरिजिनल तरीका नहीं है। मैं बताने लगा, ओरिजिनल तरीका भी बताने लगा। ओरिजिनल तरीका जरा सुन लीजिए। आपने बनाना होता है एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वहां से आपको फंड आ जाएगा। ये जो आपने लिखा ना 7618, ये फाइंड किया जाता है किस तरह से? ये ओपनिंग फंड फाइंड करने का फार्मूला देख लें। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप ओरिजिनल तरीके की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको वो रास नहीं आएगा। आप अपने तरीके की तरफ जाएं, वो टैली करके आए, बस जान छुड़ाएं। पेपर में बता देता हूं। ओपनिंग फंड, ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लाइबिलिटीज। कोई एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो हमारे पास फंड आ जाएगा ना। ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लेकिन लेनी कौन सी है? ओपनिंग। अपने अपने कैलकुलेटर निकालें, मैं आपको हाईलाइट करवाता हूं। सबसे पहले जनाब आपके पास अमाउंट आ गई 682। ये एसेट है लायबिलिटी है? किस कौन सा एसेट है ये? कैश एंड बैंक। 682 एक ओपनिंग लेना है सारा। उसके बाद हमारे पास ये ओपनिंग आ गई लायबिलिटीज -32 -12 -14। ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस होगी, फिर आ जाए +4000 +3200 -860। क्योंकि या तो नेट करके प्लस कर दे या फिर एसेट प्लस कर दे डेप्रिसिएशन। ओपनिंग लेना है ना फॉर द ईयर, तो फिर नहीं आएगा। ओपनिंग लेना है सारा डाटा। +470 -82 +380 -164। ये एरियर है तो +80, ये एसेट होता है। एरियर सब्सक्रिप्शन और -30 आ गया वही। ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। उसके अंदर फॉर द ईयर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। जो आपके पास ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज है, एसेट सारे प्लस कर दें, लायबिलिटी सारी माइनस कर। आपने कल का काम, एक तो मैंने कहा है ना कि वो बेसिक एग्जांपल्स करके आनी है 3 to 9, और ये वाला एग्जांपल दोबारा पूरी 21 बगैर देखे करनी है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और कल से एक अच्छा सवाल करना है, बल्कि कल 2 अच्छे सवाल हो जाएंगे, एक हमारी रेगुलर क्लास के अंदर और एक है 2 रिवीजन क्लास में। तो 3 सवाल भी हो सकते हैं हमारे कल।